भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान जोंग से उच्च स्तरीय मुलाकात की है। इंडिया के अंदर ये कहा जाता है कि द थ्रेट इज पाकिस्तान इज नॉट अ थ्रेट टू द इंडियन पीपल और द इंडियन स्टेट, पाकिस्तान इज अ थ्रेट टू द बीजेपी। जो बीजेपी जिस अंदाज से थ्रेट को देखती है उस अंदाज से इंडिया को दिखाया जाता है कि थ्रेट ये है। तो जो बीजेपी जब इलेक्शन हारने लगती है तो वो थ्रेट पैदा करती है, थ्रेट प्रोड्यूस करती है, थ्रेट को सस्टेन करती है ताकि हालात ऐसे हों। शेर अगर बूढ़ा हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब शिकार करना भूल गया है, और शेर कुछ दिन शिकार नहीं भी करे तो भी जंगल के जानवरों को ये नहीं समझना चाहिए कि शेर ने अब शिकार करना छोड़ दिया है। बीजिंग से एक पॉजिटिव बयान आया है कि नहीं साहब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शी जिनपिंग भी आ जाएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 25 अगस्त को यानी कि कल चीन के विदेश मंत्री वांग यी बीजिंग में अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अजीत डोभाल का ये दौरा वांग यी के इनविटेशन पर है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि डोभाल 2 दिन के इस दौरे के दौरान भारत चीन सीमा विवाद पर चर्चा करेंगे और इसी के साथ चीन के उपराष्ट्रपति जेंग से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान की सरतोड़ कोशिश है उसकी बात करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गुज़िश्ता रोज ईरान का इंतहाई अहम दौरा किया, जिसमें उनकी सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत जो ईरानी क़यादत है उनसे मुलाकातें हुई। और आप ये विजुअल्स देख सकते हैं कि जो टॉप नॉच लीडरशिप है उनसे मिले हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, और अमेरिका के साथ मजीद कशीदगी रोकने के इक़दामात और अपना हुर्मत दोबारा खोलने पर भी गुफ्तगू की गई है। गवर्नमेंट ने वापस से बुलाया कि आइए अपनी सेवाएं दीजिए, क्योंकि आपने अपने आईपीएस रहने के दौरान बहुत अच्छी सर्विसेज को सर्व किया है। कोई एलिगेशंस आपके ऊपर नहीं है, भले ही आपने अपनी जान को दांव पर रखा पाकिस्तान के अंदर, और आज वाकई में एनएसए अजीत डोभाल भारत के अंदर एज ए सिक्योरिटी सिस्टम रीढ़ की हड्डी की तरह वो काम करते हैं। लेकिन ये जो पूरा ब्रिक्स समिट है इसमें हो क्या रहा है? बांग्लादेश आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आए तो बांग्लादेश का घाटा है, भारत का कोई घाटा नहीं है। बांग्लादेश इज नॉट अ प्लेयर। बहुत कोशिश करी अमेरिका ने कि क्वाड को वेपनाइज करते हैं, बहुत कोशिश करी अमेरिका ने, भारत ने। इंडिया ऑलवेज स्टेड बैक। भारत नहीं चाहता चाइना के साथ लड़े, या भारत किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता जिससे चाइना से लड़ाई हो। भारत और चाइना की ट्रेड ही $151 बिलियन, ठीक है, 151 अरब डॉलर की ट्रेड है। आप बोल रहे हैं साहब 500 मिलियन, ये तो ऊंट के मुंह में जी रहा है। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। इन दी एंड एवरीबॉडी इज फोकस्ड टुवर्ड्स ब्रिक्स। सब लोग चाहते हैं कि ब्रिक्स का समिट जो है वो सक्सेसफुल हो। और आज अगर पाकिस्तान आर्मी इनको नहीं ऐसे रोकेगी ना, कल ये हमारे दरवाजे पे दस्तक देके बोलेंगे भैया हमें अलग इंडिपेंडेंट चाहिए कश्मीर, भारत ने हमें बचाया, वेरी गुड। देन दे विल से इट वाज द ड्यूटी ऑफ इंडिया टू सेव अस, बट हमें जन्म जन्म से अधिकार है, एंड देन दे विल कोरिलेटेड विद इस्लाम एंड व्हाट नॉट। कहीं ना कहीं से कोई कनेक्शन लाएंगे, कोई मौलाना मौलवी ले आएंगे, वो सरमन देने लगेगा और बोलेगा नहीं ये तो इंडिपेंडेंट हिस्सा होना चाहिए। Chinese President Xi Jinping's possible visit to India for the BRICS summit in September. अजीत डोभाल ने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा चाइना के अंदर, तुम घबराओ मत, मैं बात करके आऊंगा। दोस्तों 3488 किलोमीटर लंबी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, 3488 किलोमीटर लंबी, और डोभाल साहब जा रहे हैं चाइना। अब लोगों का यह कहना है कि नहीं साहब ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मामले को सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि वहां पे कुछ ना हो। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है बड़ी प्रैग्मेटिक है। मीडिया में कुछ भी आए, ठीक है, मीडिया में कुछ भी आए, भारत कोशिश करता रहेगा चाइना के साथ, इट विल वर्क विथ चाइना टू सॉल्व द बाउंड्री डिस्प्यूट। लेकिन जो डोभाल साहब की विजिट है, और डोभाल साहब जाएंगे चाइना और अलग अलग लोगों से मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि जो मीडिया बता रहा है इसके पीछे एक कहानी है। मीडिया क्या बता रहा है कि नहीं साहब ब्रिक्स का समिट है और उसके लिए भी जा रहे हैं, और बाउंड्री डिस्प्यूट है, जैसा मैंने बताया 3488 किलोमीटर का, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। पहलगाम से रिलेटेड हाफिज सईद साहब ने जो अपनी तरफ से काफी कुछ कह दिया, पाकिस्तान के लीडर्स ने भी काफी कुछ कह दिया। उसके बाद हमारे पास काफी ऐसे नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के पास प्रूफ हैं जो कि कोर्ट में दायर करे गए, और ले देकर बॉटम लाइन ये आ गई कि भाई वी वुड लाइक कि हाफिज सईद शुड बी ट्राइड। मोदी जी बीच में हैं और उनके दाएं बाएं डोभाल साहब हैं और डॉक्टर जयशंकर हैं। डॉक्टर जयशंकर मोदी जी से बात करते हैं, डॉक्टर जयशंकर और लोगों से बात करते हैं। डोभाल साहब चुपचाप एक कोने में खड़े होकर कुछ देख रहे हैं। मीडिया के साथ उनका इंटरेक्शन ना के बराबर है।
कभी हो गया तो हो गया, वरना ना के बराबर है। ये जो पूरा मैटर है उनका चाइना जाना, इसके पीछे 3 मुख्य वजह हैं दोस्तों। पहला, 12-13 सितंबर को दिल्ली में ब्रिक्स समिट होने वाला है। ब्रिक्स समिट की कई मीटिंग हो चुकी हैं ऑलरेडी, लेकिन इसमें आएंगे ग्लोबल लीडर्स, और ग्लोबल लीडर्स के आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि व्लादिमीर पुतिन ने ओके बोल दिया है, क्रेमलिन ने बोला कि ही विल अटेंड। वो बहुत कम जगह जाते हैं व्लादिमीर पुतिन, ही गोज टू वेरी फ्यू प्लेसेस बट ही इज कमिंग टू इंडिया। ये क्रेमलिन ने बोल दिया ओके। अब भारत ये चाहता है कि शी जिनपिंग भी भारत में आए। उनके आने से होगा क्या, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले जहां तक ब्रिक्स समिट की बात है और 12-13 सितंबर की बात है, शी जिनपिंग कमिंग टू इंडिया, बड़ी बात है। वो भी बहुत कम बाहर ट्रैवल करते हैं, पुतिन से भी ज्यादा कम ट्रैवल करते हैं वो। इनफैक्ट पुतिन फिर भी चले जाते हैं कहीं ना कहीं, शी जिनपिंग तो ना के बराबर जाते हैं बाहर। तो एक तो डोवाल साहब जाएंगे और ये बताएंगे कि क्यों जरूरी है शी जिनपिंग का भारत में आना। ये एक बात है। दूसरी चीज दोस्तों ये है, जो दूसरा बड़ा पॉइंट है, ये है डी-डॉलराइजेशन का। ये अमेरिका की गुंडागर्दी बहुत ज्यादा हो गई है। मैं चाहे लद्दाख की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, बार बार जो है वहां पर प्रॉब्लम्स होती हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं उस मैप के ऊपर। देखिए, चाइना के साथ में हम लोग जो सीमा साझा करते हैं वो 3488 3488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है। इस बाउंड्री को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। ये जो पहले आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये है सेक्टर ए, जिसको वेस्टर्न साइड हम लोग कहते हैं। ये है सेक्टर बी है, जिसको लीस्ट कंट्रोवर्शियल की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। ये है फिर सेक्टर सी और ये है सेक्टर डी। मोटा मोटी 3 सेक्शन में रखते हैं, ये मान लीजिए ए, बी एंड सी, ठीक है। अब ये जो एबीसी सेक्शन है, इसमें सबसे ज्यादा जो बर्निंग पॉइंट रहा है वो है लद्दाख का, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का, और फिर रहा है उत्तराखंड का। क्योंकि उत्तराखंड में चाइना ने खुद ने डायरेक्टली अटैक नहीं किया, नेपाल को उकसाया, और नेपाल ने इंडियन टेरिटरी को क्लेम करना शुरू किया। जैसे लिम्पियाधुरा, काला पानी, लेपुलेख, ऐसे जो एरिया हैं, दर्रे हैं जो कि उत्तराखंड में है, नेपाल ने इसको क्लेम करना शुरू किया और अपने मैप में दिखाना भी शुरू कर दिया। यहां तक कि नेपाल में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद भी, जेनजी आंदोलन होने के बाद सरकार पलट गई और उसके बाद में भी उन्होंने अपने मैप पर दिखाना जारी रखा। WTO ने फटकार लगाई कि आप बिना अप्रूवल के इस मैप को शो नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से इंडिया इसको डिनाई करता है। तो फिर चीन ने भारत के साथ रिश्तों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नजरिए की बात कही। क्या सोचती है दुनिया, क्या नहीं सोचती। गुजारिश सुन लेना मेरी लेट मी फिनिश। देखिए, हमने ना ये मफरूजे कुछ घड़ लिए हैं कि जी वो बीजेपी की ये चाहती है, फलां ये चाहता है। अब बीजेपी जी, जब तक बीजेपी है, जब तक जी नरेंद्र मोदी हैं, उस वक्त तक अमन नहीं हो सकता। भाई, मैंने कई लोगों से ये पूछा, आपसे भी पूछता हूं, क्या नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने से पहले दूध और शहद की नहरें बह रही थी पाकिस्तान में, जो उन्होंने अचानक बंद कर दी? ये आर्ग्यूमेंट टोटली बोगस है। और देखिए, लाहौर आए थे ना वो, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की कितनी मिन्नतें करते रहे कि आप आए, देखें, आके अपना गांव देखें, इधर आए, वो नहीं आए। लेकिन वो एक रिस्क लेके उनके अपने जो हैं एडवाइजर्स कह लें, एसोसिएट, उनकी एडवाइस के अगेंस्ट वो लाहौर आए कि जी आपका जो है ना कंस्टिट्यूएंसी को ये बात पसंद नहीं आएगी। ही केम टू लाहौर। व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड? उन्होंने अपनी स्वेरिंग इन पे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को बुलाया टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। तो सर, ये हमें एक नई बिगिनिंग जो है, इट इज नेवर टू लेट, अब करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारी इस पॉलिसी ने हमें क्या दिया है, क्या नहीं दिया। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए ऑनेस्ट तरीके से, मुनाजराबाजी में नहीं। तो मुनाजराबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा सर। 79 ईयर्स हो गए हैं, देखिए हमने क्या कीमत दी है। आज हमारे 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 40% बच्चे हमारे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। मोस्ट ऑफ अवर पीपल आर लिविंग इन पॉवर्टी, और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे 79 ईयर से। आज देखिए क्या हमने ये मुल्क सर दुश्मनी निभाने के लिए बनाया था, या आवाम को अच्छी जिंदगी देने के लिए बनाया था, उनको एजुकेशन देने के लिए बनाया था, या उनको हेल्थ केयर देने के लिए बनाया था? हमने सारी तवानाइयां अपनी लड़ाई झगड़े में सर्व कर दी हैं, ब्लड फ्यूड बना दिया इसको। मैं कहता हूं चौर साहब, आप सही कह रहे हैं कि ये मुल्क इसलिए नहीं बनाया था, लेकिन सवाल ये है कि समटाइम नेशंस आर केप्ट इन एन एनवायरनमेंट, मजबूरी बन जाती है, हालात वाकयात हो जाते हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल हम तो चलो और पोजीशन में हैं, इंडिया के अंदर क्यों नहीं है? वहाँ पे भी हालात इसी तरह ही हैं। मुझे बताएं, वहाँ पे कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? वहाँ पे कौन सा वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं?
जो हम बहुत पीछे रह गए हैं। उन्होंने तो मार्शल लॉ भी नहीं देखे, उन्होंने तो डिक्टेटर भी नहीं देखे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा हुआ, तो वो क्यों पीछे रह गए हैं? सरकार एटलीस्ट इसे प्रोजेक्ट कर रही है ऐसा कि वो इकोनॉमी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा फंडामेंटल बॉर्डर का इशू है। और अगर बॉर्डर में, और यही बात MEA ने भी कही थी और जयशंकर ने भी कही है अपने बयान में, कि बॉर्डर पर स्टेबिलिटी, जब तक बॉर्डर डिमार्केट नहीं हो जाता तब तक वहाँ स्टेबिलिटी, पीस, ट्रैंक्विलिटी जो भी आप कह लें उसका होना ज़रूरी है। वो भारत के नज़रिए से वो एक फंडामेंटल इशू है इस रिलेशनशिप का। जहाँ तक अगर हम चीन की बात करें तो चीन बेसिकली एक ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करता है और कहता है कि अगर हम एक डिपार्टमेंट यानी बॉर्डर की बात करें, अगर हम वहाँ आगे ना जा सके तो बाकी डिपार्टमेंटों में तो कम से कम आगे बढ़ें। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो ऐसे ही मस्त और दिलचस्प के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।